सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों आज ये हमारा सेशन है वो विज्ञान का होने वाला है। विज्ञान में रसायन विज्ञान हो गई, जीव विज्ञान हो गई और भौतिक विज्ञान हो गई। आज इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। विज्ञान है वो हर परीक्षा में उपयोगी है, चाहे आप एसएससी जीडी में बैठ जाना, चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा में बैठ जाना, विज्ञान से प्रश्न है वो पूछा जाता है। आज के इस सेशन में हम साथियों एक तो प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद में उसकी पूरी व्याख्या के बारे में बात करने वाले हैं। एकदम है वो साइंस का पूरा निचोड़ आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी यहां पर जानकारी दी जाती है वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना है आपको, क्योंकि आपके भाई का ही चैनल है। साथियों, आपका अपना परिवार है, इसलिए सब्सक्राइब में कोई भी है वो कंजूसी नहीं बरते। इसी के साथ में आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आप सभी के लिए 2 लाइनें। इस शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तो इसी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साथियों, पहला प्रश्न है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को जाना जाता है विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन है। क्या है? साइनोकोबोलिन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो वो कौन सा पेड़ हो जाएगा? नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो हो जाएगा एजाडिरेक्टा इंडिया हो जाएगा। एजाडिरेक्टा इंडिया का नीम का वानस्पतिक नाम है। और गुड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? हिबिस्कस। और कड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? मुरैया। और देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? संड्रस। क्या है? संड्रस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। निम्न में से कौन सी बीमारी है वो सुअर से फैलती है? सुअर से स्वाइन फ्लू फैलता है। स से सुअर और स से स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है वो सुअर से फैलता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस्ट नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो मछली के समूह को सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। अंडे की जर्दी मतलब अंडे का जो पीला भाग है का कौन सा 90 से अधिक % में विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। जो अंडे का पीला भाग होता है उनमें विटामिन B12 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। और विटामिन C है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन K टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो शीशा है वो बल का एक उदाहरण है। शीशा भौतिकी के बल के सिद्धांत का एक उदाहरण है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और समय का मात्रक कौन सा है? तो समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि कौन सी छूत की बीमारी है? तो कौन सी है? TB। 6 है वो छूत की बीमारी है। क्या है? छूत की बीमारी है। और 6 रोग से फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। दमा है वो कवक से होता है। यह एक संक्रामक रोग है। प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? एसिडोफिल्स हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस हमारी
एक सेकंड साथियों। लैक्टोबैसिलस हमारी आंतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 9 के ऊपर। प्रश्न नंबर 9 है कि औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आधारित है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोक्लिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के पास्कल नियम पर आधारित है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 10 पर बढ़ते हैं। वायरस के कारण है वो खसरा नामक बीमारी हो जाती है। खसरा बीमारी वायरस के कारण होती है। दाद, खाज, गंजापन ये बीमारियां कवक जनित रोग के कारण होती है। हैजा नामक बीमारी है वो विब्रियो कोलेरो बैक्टीरिया के कारण होती है। पायरिया, पेचिस ये सभी अमीबा जनित बीमारी है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 11 के ऊपर। प्रश्न नंबर 11 है कि इथेनॉल उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पर फिलामेंट गल ना जाए। प्रश्न 13 पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण है? तो कंगारू है वो धानी प्राणी का उदाहरण है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। कंगारू धानी प्राणी का उदाहरण है। प्राणी या मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास में बनी हुई एक धानी थैली में रखकर चलते हैं। इस श्रेणी में कंगारू शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर बढ़ते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतराल बनाए रखने में मदद करता है। तो वो कौन है? बैटरी चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। डायनेमोमीटर एक प्रकार के विद्युत जनरेटर होते हैं। और कैलिपर है जो दूरी मापने की इकाई है। यूडिकमीटर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा को मापता है। प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो यह कौन सा है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। यह कौन सा है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल देता है। और बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार है वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने सन 1961 में किया था। जोहान साल्क ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज के टीके की खोज की थी। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 17 के ऊपर। डीजल एक उदाहरण है। डीजल किसका उदाहरण है? तो अवक्षेपण का उदाहरण क्या है? डीजल है। इसका उपयोग वाहन, मशीनों तथा आदि को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर 18। वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर इकाई है, एक सेकंड साथियों, वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई कौन सी है? वेबर है। विद्युत धारा का मात्रक कौन है? एम्पियर। प्रश्न नंबर 19 पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो वो हो जाएगा चाल्कोसाइट। वो कौन हो जाएगा? चाल्कोसाइट। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। चाल्कोसाइट तांबे का अयस्क होता है। और ग्लेना एक सल्फाइड खनिज है। सिनेबार पारा का अयस्क होता है। और कैसिटाराइट टिन का अयस्क होता है। और एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? प्रश्न नंबर 20। तो उसका सूत्र है CH3CN।
CH3CN किसका सूत्र है? तो एसिटोनाइट्रिल का सूत्र है और C2N2 साइनोजेन का सूत्र है। जबड़ा किसका भाग है? प्रश्न नंबर 21। जबड़ा है वो खोपड़ी का भाग है। जबड़ा किसका भाग है? तो जबड़ा किसका भाग है? तो खोपड़ी का भाग क्या है? जबड़ा है। प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण है? तो गति का इसमें से सही समीकरण हो जाएगा 2s बराबर 2q 2ut प्लस 8 स्क्वायर। यह किसका हो जाएगा? यह गति का सही समीकरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व घूर्ण कितना होता है? तो 2m स्क्वायर 5 होता है। क्या होता है? 2m स्क्वायर 5 होता है। प्रश्न नंबर 24। आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 14A में कौन सा तत्व होता है? तो लीड होता है, जिसका क्रमांक 82 होता है। कौन होता है? जिसका क्रमांक कितना होता है? 82 होता है। लीड क्रमांक 82 के छठे आवर्त सारणी के चौथे ए समूह में रखा जाता है। बेरियम कैल्शियम समूह का तत्व है और स्ट्रोंटियम पार्थिव धातु नामक तत्व समूह का सदस्य है। हवा में इसे खुला रखा जाए तो इसमें रंग जल्द ही पीला होने लगता है। प्रश्न नंबर 25 पर बढ़ते हैं। कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होता है? वो कौन सा है? सोल्डर है। सोल्डर क्या है? मिश्र धातु में लीड और टिन होता है। सोल्डर में लीड और टिन होता है। गन मेटल में तांबा टिन जस्ते का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा निकल और जस्ते की मिश्र धातु होती है। प्रश्न नंबर 26 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़कर रखती है? तो मेस्टर। वो कौन सी है? मेस्टर मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। डेल्टोइड मांसपेशी कंधे की मांसपेशी होती है और सोलियम मांसपेशी पैर के निचले हिस्से की होती है और पेक्टोरेलिस मेजर वक्स की मांसपेशी होती है। प्रश्न नंबर 27 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई कौन सी है? टेस्ला है। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम या वोल्ट होता है। चुंबकीय प्रवाह की एसआई जो इकाई वो कौन सी है? वेबर होती है। प्रश्न नंबर 28 पर बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कार्यों को प्रभावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियों में से एक है और अधिवक्र ग्रंथि का मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। प्रश्न नंबर 29 पर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। साथियों प्रश्न बहुत ज़्यादा है तो आप इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में। प्रश्न नंबर 29 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है। तो किलो जूल किग्रा में। इसकी व्याख्या है कि किलो जूल किलो में ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। कैंडेला दीप्त तीव्रता की इकाई होती है। केल्विन तापमान की इकाई है और किलोग्राम भार की इकाई है। प्रश्न नंबर 30 पर बढ़ते हैं। सीमेंस किसकी इकाई है? तो सीमेंस है वो विद्युत चालकत्व की इकाई है। विद्युत चालकत्व की इकाई कौन सी है? सीमेंस है। वो कौन सी है? सीमेंस है। सीमेंस विद्युत चालकत्व की इकाई है। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। चुंबकीय घनत्व की इकाई टेस्ला है और धारिता की इकाई कूलम या वोल्ट है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। प्रश्न नंबर 32। टीबिया किसका भाग है? टीबिया किसका भाग है? तो टीबिया पैर का भाग है। टीबिया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है जो पैर के निचले हिस्से में अवस्थित होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर मानी यानी जांघ की हड्डी होती है। प्रश्न नंबर 33। सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन नामक तत्व का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों के कार्यों को सुचारू
रूप से करने में भी सोडियम की अहम भूमिका होती है। सल्फर प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 34, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आइजैक न्यूटन था। वो कौन था? आइजैक न्यूटन था। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सूरज की रोशनी को स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति है वो आइजैक न्यूटन था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब हमारे मुंह का pH मान कितना होता है? 5.5 से कम होता है तब हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। दांतों का क्षय मुंह के अम्ल के निर्माण के कारण होने वाले दांतों की क्षति है। और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 36 के ऊपर। कौन सी गैस है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह पर रक्षा करती है? तो वो कौन सी है? ओजोन गैस है। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 37 पर बढ़ते हैं कि गैल्वेनिकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो जस्ता जमा किया जाता है। गैल्वेनिकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते का लेप लगाया जाता है। गैल्वेनिकरण या सदलेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इसमें जंग लगना है वो रुक जाता है। प्रश्न नंबर 38, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप है वो किसका मिश्रण होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेप होता है। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का मिश्रण लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है कि हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है। प्रश्न नंबर 40 पर बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो पाचक कक्ष में होती है। किस में होती है? पाचक कक्ष के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 41 पर बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल है वो आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जाता है? चुकंदर का रस है वो घर पर तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 पर बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा घटक है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो वो कौन होती है? प्लेटलेट्स होती है जिसके कारण रक्त के अंदर थक्का बनता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। प्रश्न नंबर 43 पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? वनस्पति जगत के उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। आवर्तबीजी पौधे समूह के पौधे के बीज है वो फल के अंदर होते हैं। प्रश्न नंबर 44 पर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कंपास का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्रों पर रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत मापी विद्युत ऊर्जा की माप के लिए प्रयुक्त होते हैं। विद्युत मापी प्राय किलो वोट घंटा में कैलिब्रेटेड होते हैं। प्रश्न नंबर 45। कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है और तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 46। चार कक्षीय हृदय किसके अंदर पाया जाता है? तो यह चार चैम्बर किसके अंदर पाए जाते हैं? मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मछली का हृदय है वो द्विवेशमी होता है। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 47। जल जब अम्ल है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। जब अम्ल है वो जल के साथ में प्रक्रिया करता है। प्रश्न नंबर 48 पर बढ़ते हैं।
नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, जबकि अन्य क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 49, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? तो प्लाज्मा की कमी के कारण वो क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या हो जाती है। और प्रश्न नंबर 50 पर बढ़ते हैं। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण यह सब होता है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का एसिड असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। यह विटामिन ए का भी अच्छा माध्यम है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल संतरे में होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 51 के ऊपर। साथियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होता है? तो अंडे का आवरण घुल जाता है। क्या होता है? अंडे का आवरण घुल जाता है। प्रश्न नंबर 52, गोइटर या गंडमाला की बीमारी क्या है? थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। वो कौन सी बीमारी है? गोइटर या गलगंड जिसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। मीथेन गैस धान के खेत और जानवरों की जुगाड़ी के दौरान निर्मित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पौधे श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 54, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 55, जठर अम्ल द्वारा पेट में क्या स्रावित होता है? तो वो होता है पार्श्व कोशिकाओं का स्रावित होती है और पेप्टिक कोशिका छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होती है। प्रश्न नंबर 56, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है और गुणसूत्रों में मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। प्रश्न नंबर 57 है कि पारिस्थितिक के निर्माण में शामिल होते हैं जीवित जीव और भौतिक कारक इसमें शामिल होते हैं पारिस्थितिक के निर्माण में। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि पारिस्थितिक के निर्माण में जीवित जीव एवं भौतिक कारक तो शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र भी धारण करता है। और प्रश्न नंबर 58, साथियों प्रश्न नंबर 58, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत है वो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 5 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। 5 विभागों में इसे विभाजित किया गया। प्रश्न नंबर 59 है कि अम्लीय व क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 60, प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन की विफलता के कारण होती है। वह क्या होता है जिसके कारण यह विफल होता है? तो इसमें हो जाएगा डीएनए की कॉपी के कारण यह विफल हो जाता है। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 है कि स्थलीय पारिस्थितिक में हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? तो 1% ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 62, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना में क्या कर सकते हैं? तो नदी। इसमें क्या होता है कि हम विद्युत चालक में विद्युत की धारा की तुलना है वो नदी की जल धाराओं से कर सकते हैं। नदी की जल धाराओं के साथ में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 63 के ऊपर। प्रश्न नंबर 63 है कि
प्रश्न नंबर 63 है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है वह एमीटर कहलाता है। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। और थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप को मापने में काम आती है। और ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। और जाइरोस्कोप से किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने में काम आती है। प्रश्न नंबर 64, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। और कैटेनेशन, प्रश्न नंबर 65, कैटेनेशन का गुण है वो किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? तो नाइट्रोजन के अंदर कैटेशन का जो गुण है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 66 के ऊपर। जैव निम्नीकरण में माने जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो जैव प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ है वो जैव प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 67, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। कौन सी प्रकृति होती है? क्षारीय है वो हमेशा कड़वे होते हैं। अम्ल है वो खट्टे होते हैं स्वाद में। प्रश्न नंबर 68, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 69, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 70 के ऊपर। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। प्रश्न नंबर 71 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं की सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को छोड़कर सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 72 के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72 है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कहलाता है। और विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए मापक इसका क्या है? वोल्टमीटर इसका मापक है। प्रश्न नंबर 73 के ऊपर बढ़ते हैं। 73, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं। जहां XX परिणाम होता है, जहां XX होता है वहां पर लड़की होने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। जहां XX गुणसूत्र होते हैं वहां लड़की होने की पुष्टि होती है। XY गुणसूत्र लड़का होने का निर्धारण करता है। और ओजोन परत को नष्ट करता है। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। क्लोरीन है वो ओजोन परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग है वो क्लोरोफिल नामक लवक द्वारा पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं जो प्राथमिक पोषण या उत्पादक होते हैं। और जाइलम क्या है? यह जाइलम को संवाहक ऊतक भी कहा जाता है जिसका कार्य अवशोषित जल अथवा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम पौधे के हरे भागों को निर्मित भोज्य पदार्थों के दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। प्रश्न नंबर 76 प्रश्न है कि कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो होगी कि लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और स्वेद ग्रंथि आदि यह बाह्य स्रावी ग्रंथियां है जो कि नलिका युक्त होती है। इनमें स्रावित पदार्थ इनकी नलिका में बहकर संबंधित
स्वर की सतह से मुक्त हो जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 77 के ऊपर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह इसका पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसेचर ने की थी और डीएनए में मुख्य केंद्रक होता है और इसके न्यूक्लियोऑक्टाइड जो अणुओं में शर्करा डीऑक्सी राइबोज तथा नाइट्रोजन समाश्चर और उसके बाद एडेनिन, गुआनिन, थाइलिन या साइट्रोरिन होता है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 78। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 79 के ऊपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अचार को परिरक्षित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका सूत्र है NaOH और इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योग जैसे लुगदी, कागज, वस्त्र, पेय जल, साबुन, डिटर्जेंट के निर्माण तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। यह एक प्रसिद्ध पदार्थ है जो आसानी से हवा में आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। प्रश्न नंबर 80 पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो विल्ली है वो इसका क्या है? हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 81 के ऊपर। 81 प्रश्न है कि एजी एक महंगी और नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? जिसे चांदी कहा जाता है। एजी किसे कहा जाता है? चांदी को एजी कहा जाता है। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 के ऊपर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी सबसे छोटी है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है जो जांघ के अंदर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 83। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों को खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण खून है वो वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया और यूरिक अम्ल आदि को अलग करती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 84 के ऊपर। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। और पेडोलॉजी मृदा का निर्माण का अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी जीवों का अध्ययन कहलाता है। और पैथोलॉजी है वो रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम है वो पानी के साथ में प्रतिक्रिया करता है। इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका अणु क्रमांक 20 है जो अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है परंतु सक्रिय होने के कारण वायु के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। जल के साथ अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन उन्मुक्त करता है और लगभग समस्त धातुओं के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है। शीशा का परमाणु क्रमांक 82 है। काटने पर यह नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। इसे इमारत बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां और वजन बनाने के उपयोग में लिया जाता है।
तांबा का परमाणु क्रमांक 29 है और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न नंबर 86 पर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 86 है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। रंध्र पत्ती की बाह्य रचना में पाया जाता है। इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान करना होता है। यह वाष्प उत्सर्जन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्लोनिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जो ब्रांकाई है वो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। श्वास नली से फेफड़ों में वायु ले जाने वाली नलियों को श्वसनिक कहा जाता है। इसमें ब्रोंकी की दीवारें इन्फेक्शन और सूजन की वजह से आवश्यक रूप से कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इसका आकार है वो गुब्बारे की तरह हो जाता है। प्रश्न नंबर 89 मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन और जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 के ऊपर। प्रश्न नंबर 90 है कि सोने का आणविक सूत्र क्या होता है? सोने का आणविक सूत्र होता है Au। क्या होता है? ये हो गया चांदी का Ag हो गया, चांदी का Au हो गया, सोने का क्या हो गया? सोने का हो गया। और अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। रासायनिक रूप से यह एक ऐसा तत्व है जिसका प्रतीक है वो Au, जो Au परमाणु क्रमांक 79 है। यह एक अंतर्वर्ती धातु है और अधिकांश रसायन इससे कोई क्रिया नहीं करता है। चांदी Ag एक बहुमूल्य धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 47 है। यह एक तन्य धातु है। यह सर्वाधिक विद्युत चालक और ऊष्मा चालक धातु है जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जिसका प्रमुख आयस्क है वो बॉक्साइड है। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। यह विद्युत और ऊष्मा का चालक तथा काफ़ी हल्की धातु होती है। प्रश्न नंबर 91 निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो चांदी एक क्या है? मिश्र धातु नहीं है। चांदी के अंदर मिश्रण है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर किया जाता है। जैसे क्या है? जैसे हमको कांसा बनाना है तो तांबा और टिन का मिश्रण करना पड़ेगा। पित्तल बनाना है तो तांबे और जस्ते का, और चांदी बनाना है तो यह मिश्र धातु नहीं है। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायित्व कौन होता है? हीमोग्लोबिन है वो उत्तरदायित्व होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हिम नमक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर आता है और यह रुधिर रस लसिका कहलाता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। हालांकि मकड़ियों जैसे कुछ जीव जिसमें यह नहीं पाया जाता है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल बनाता है। और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 93 के ऊपर। मस्तिष्क है वो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क क्या है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव का तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है जो कि गोल तथा
पूरी होती है और इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम, व्यास इसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। प्रश्न नंबर 94, हरित क्रांति में किसमें शामिल नहीं है? हरित क्रांति में कौन शामिल नहीं है? तो हरित क्रांति के अंदर गांवों की सड़कों का सुधार इसमें शामिल नहीं है। हरित क्रांति का संबंध है वो खेत में होने वाली फसलों में वृद्धि लेकर आना है। हरित क्रांति में गांव की सड़कों के सुधार शामिल नहीं है और इसमें बाकी है वो हरित क्रांति में शामिल है। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होती है। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें यह कथन गलत हो जाएगा कि नेत्र गोलक आर्द्रबोल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। और प्रश्न नंबर 97 के ऊपर बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जैव प्रक्रिया है? तो वो कौन सी है? संचारण है। वो कौन सी है? संचारण है। संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है, अतः अन्य विकल्प पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन जीवन से संबंधित प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी थोड़ी व्याख्या के बारे में बात करते हैं। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः विकल्प बी गलत है तथा अन्य विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 99 के ऊपर बढ़ते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो वो मनुष्य कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य कब्जा कर लेता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 100 के ऊपर। प्रश्न नंबर 100 है कि पत्ते का वह भाग जो इसे तन्ने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तन्ने से जुड़ी होती है उसे पर्णवर्त या डंठल कहा जाता है। यह पर्णपलक को उपयुक्त सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों का पर्णवर्त डंठल उपस्थित हो तो उसे सवृत पत्ती और यदि उपस्थित नहीं हो तो अवृंत पत्ती भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 101, साथियों प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत नहीं है? तो गेहूं है वो प्रोटीन इसमें नहीं होता है। दुनिया भर में आहार, प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश गेहूं द्वारा किया जाता है, लेकिन गेहूं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन ग्लूटेन के कारण विश्व का 100 से 200 लोगों में से एक व्यक्ति पेट के रोग से ग्रसित है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का इस प्रोटीन की हुई प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। सोयाबीन, मछली और चना प्रोटीन में है जो प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 102, आम टीवी रिमोट कंट्रोल में निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग है वो हमारे टीवी रिमोट में किया जाता है। आजकल के रिमोट कंट्रोल द्वारा है वो अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही कमांड देने का काम करता है, किंतु 1970 के पूर्व डिज़ाइन किए गए रिमोट कंट्रोल में अपश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता था। लेजर वे किरणें संक्रिय वेवलेंथ विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की एक वर्णीय प्रकाश की किरणें होती है। रेडियो तरंगे क्या है? तो रेडियो तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनका तरंग दैर्ध्य है वो 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये मानव निर्मित होती है और प्राकृतिक भी होती है।
प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 है कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है। तो वो कौन सा घोल आवश्यक हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का घोल है वो किसका प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने में आवश्यक घोल है। क्या है, आवश्यक घोल है। प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 पर बढ़ते हैं साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104 पर। एलिमेंट्री कैनाल के अंगों के द्वारा स्रावित कौन सा रस है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो हो जाएगा पित्तरस या अग्नाशय रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 है कि किस जलीय जीव के गलफड़े नहीं होते हैं। तो व्हेल मछली के गलफड़े नहीं होते। व्हेल है वो समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो सभी स्तनधारियों की तरह सांस केवल वायु में ले सकता है। व्हेलों के सिरों पर सांस लेने का एक छिद्र होता है जो पानी की सतह पर समय समय पर आकर सांस लेता है। अन्य सभी जीवों की तरह सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। प्रश्न नंबर 106। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। तो लैक्टिक एसिड का संचय या लैक्टिक एसिड जमा हो जाना मांसपेशियों में ऐंठन का सबसे बड़ा कारण होता है। साथियों, प्रश्न नंबर 107। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। पेट की परत की रक्षा करना, यही क्या है, जठर द्वारा स्रावित जो बलगम है इसकी भूमिका है। बलगम शरीर की नम सतह जैसे गलफड़ों, साइनस, मुंह, पेट और आंतों की रेखाएं बनाता है। यहाँ तक कि आंखें बलगम की पतली परत के साथ लेपित होती है। यह ऊतकों को सुखाने से बचाने के लिए एक स्नेहक का काम करती है। यह रक्षा की एक पंक्ति भी है। प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 है कि किस घरेलू कचरे में रिसाइकलिंग पुनःचक्रण की एक उत्कृष्ट संभावित है। तो सब्जी के छिलके में क्या है, एक रिसाइकल बिन। रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण का अर्थ है कि कचरे को कुछ नए रूप में बदल देना। मृत पौधा, फल, पत्तों, सब्जियों के छिलके, गोबर आदि को कंपोस्टिंग के माध्यम से इसका पुनरीकरण भी किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 109। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत का पहला भौगोलिक जीआई टैग मिलता है। तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिलता है और इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद बन जाता है और यह जीआई टैग है वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 110। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। शब्द का अर्थ क्या है, आनुवांशिक गलती। आनुवांशिक गलती को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 है कि मीथेन का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और वह दबे हुए कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। मीथेन एक रंगहीन अथवा गंधहीन गैस है जो जल में घुलती नहीं है। यह वायु से हल्की होती है। ग्रीन हाउस है वो प्रभाव पैदा करती है। यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 112 के ऊपर। प्रश्न नंबर 112 है कि हवा की नमी को कैसे मापा जाता है। हवा की नमी को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हवा की नमी को और जो द्रव की घनत्व का माप है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और थर्मामीटर से ताप की प्रवणता को मापा जाता है और माइक्रोमीटर से सूक्ष्म कोण के विस्तार को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 है कि आयुष्यन दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों को किस सूची में डाला जाता है। तो लाल सूची के अंदर डाला जाता है। आयुष्यन द्वारा संकटग्रस्त जातियों की रेड डाटा सूची या लाल सूची को जारी किया जाता है। 1963 में गठित विश्व भर में
पौधों और पशुओं की जातियों का संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। प्रश्न नंबर 114, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? मलेरिया और कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया इसका प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ये प्रोटोजोआ मानव शरीर में लीवर और प्लीहा को संक्रमित कर देता है। इस रोग में लाल रुधिर कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती है। कालाजार यह धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो एक कोशीय परजीवी में होता है। भारत में कालाजार फैलाने वाली एकमात्र रोगवाहक मक्खी है जो कौन सी है? उसे क्या कहा जाता है? उसे बालू मक्खी भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बालू मक्खी कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115 है कि कर्णावर्त या कोचलिया आसपास से ध्वनि एकत्रित करती है। कर्णावर्त है वो आसपास से ध्वनि को क्या करती है? एकत्रित करती है। प्रश्न नंबर 116, प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न नंबर 117, तेल और वसायुक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है? तो विकृत गंधित से यह होता है। क्या होता है? इसका स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 है कि पित्तल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है कुछ समय के बाद में। इसका कारण है संक्षारण। क्या है इसका कारण? संक्षारण है वो इसका कारण है। प्रश्न नंबर 119, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14। कितनी होती है? 0 से 14 होती है। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा पढ़े। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की एक माप है। शुद्ध जल का पीएच 7.0 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है। 7 से अधिक वाले पीएच को क्षारीय कहा जाता है। पीएच वैल्यू 0 से कम और 14 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों के लिए 0 से 14 की रेंज का पीएच स्केल है जो पर्याप्त होता है। प्रश्न नंबर 120 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 है कि डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछली को क्या कहा जाता है? तो सेटासिन कहा जाता है। डॉल्फिन, शिशुमार, व्हेल मछली को सेटासिन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 121, प्रश्न नंबर 121, दही बनाने में बैक्टीरिया कौन सहायक होते हैं? लैक्टोबैसिलस है जो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो दही को जमाने में सहायक होते हैं। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो स्त्रियों की योनि तथा मानवों के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार है वो रोड दंड जैसा होता है। यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 122, वेडाक्यूलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में काम में लिया जाता है? तो टीबी के इलाज में से काम में लिया जाता है। टीबी के इलाज में काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 123 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को कार्य करने में सहायक होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे अलगाव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 124 के ऊपर बढ़ते हैं। जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है। वह किस कारण बनता है? तो वह समुद्र जल से नमक को दूर करने के खातिर बनता है। तो इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। उदाहरण के तौर पर लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे अथवा हरी काली परत चढ़ाना के संक्षरण के उदाहरण है। यह वास्तव में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 है कि ओजोन किसके पास सबसे ज़्यादा होती है? तो ओजोन ध्रुवों के पास में सबसे ज़्यादा होती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 126 के ऊपर। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इससे लेने से ख़त्म किया जाता है। बेकिंग सोडा को लेने से पेट में होने वाली एसिडिटी को ख़त्म किया जाता है। तो बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? NaHCO3। प्रश्न नंबर 127। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करती है। क्या करती है? थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है आयोडीन नमक। प्रश्न नंबर 128। इमली में मौजूद अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्ली नहीं रहे, इमली में मौजूदा अम्ल को टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टार्ट्रिक अम्ल कहा जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, साइट्रिक अम्ल सिरके में, फार्मिक अम्ल चिंटी के डंक में और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 129 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129 है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस से नहीं है? तो ऑर्गन है वो ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प और ओजोन। ये सभी क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 130। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया जाता है और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 131। साथियों, प्रश्न नंबर 131 पर बढ़ते हैं कि प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 132 पर बढ़ते हैं। जब कोई दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। घर्षण बल जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोधी करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर होता है। घर्षण बल किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और गतिज घर्षण बल। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 133 के ऊपर। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सिरके को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। फिटकरी में पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है तो ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। और नीला विट्रियल कहा जाता है। नीला थोथा तूतिया या कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 134। पैरामीशियम के द्वारा प्रजनन होता है तो ये क्या है? ये द्विखंड है। द्विखंड पैरामीशियम द्विखंड के द्वारा प्रजनन होता है। प्रश्न नंबर 135 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 है कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, बी से बेरी रोग, डी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है जिसे सूखा रोग कहा जाता है। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन रोग होता है। साथियों, मैंने विटामिन का एक है वो वीडियो अपलोड कर रखा है, आप देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद मैंने करवाया है। प्रश्न बढ़ते हैं आगे 136 नंबर पर। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध के अंदर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 137। किस मात्रा के लिए इकाई किस मात्रा के लिए इकाई m² m/s² का
उपयोग किया जाता है? तो त्वरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 138 पर। अरे अपनी फेवरेट आ गया भाई, अपनी फेवरेट क्या है रे? चाय का रासायनिक नाम क्या है? चाय का वैसे कोई केमिकल नहीं है, इसका रासायनिक नाम होता है, यह तो एक फसल है। चाय में ऐसे कोई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन सी, B1, विटामिन B2, विटामिन एम और फोलिक एसिड और निकोटिन एसिड भी चाय के अंदर होता है। प्रश्न नंबर 139, LED का पूर्ण रूप क्या है? साथियों, LED का पूरा नाम क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड LED को कहा जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक एसिडिक होता है। टमाटर के खट्टे होने का कारण यह है कि इसमें सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण एंटासिड के रूप में पाया जाता है। FM रेडियो का पेटेंट है वो किसने करवाया था? FM रेडियो का पेटेंट करवाया था, यह किसने करवाया था? तो भैया ये क्या दे रखा है, व्याख्या में देखते हैं कि FM रेडियो की बात की है, उपयुक्त विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही है। इटली के गिलियोलमो मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाता है। इन्होंने 1900 में USA में पेटेंट करवाया था और निकोला टेस्ला ने 1900 में पेटेंट किया था और एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी FM के आविष्कार के रूप में 1933 में पेटेंट करवाया था। और प्रश्न नंबर 142 पर बढ़ते हैं। जिका वायरल रोग मुख्यतः मच्छरों के प्रजाति के संचारित विषारण के कारण होता है, तो एडीज मच्छर से क्या होता है? जिका वायरल रोग होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 143 के ऊपर। विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन K1 को कहा जाता है फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमिन, B3 को निकोटिन एसिड, B2 को राइबोफ्लोविन और K1 को कहा जाता है फिलोक्विनोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 144, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मणके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 145 है कि जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो हार्मोन का स्राव होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण यह कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, थायराइड। जैसे पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, अधिवक्र ग्रंथि से जो अधिवक्र ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एल्डोस्टेरोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। प्रश्न नंबर 146 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार के ढंग को प्रभावित करता है? तो खंडित मनसकता रोग है वो क्या होता है? व्यक्ति के सोचने, अनुभूति और व्यवहार के ढंग को बदल देता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 147 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो कौन एक संधिपाद है? तो सहस्त्रपाद है। क्या है संधिपाद? कौन सा है? सहस्त्रपाद है। कौन सा है? सहस्त्रपाद क्या है? एक संधिपाद है। प्रश्न नंबर 148, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उस विज्ञान को कहा जाता है कृषि विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? उस विज्ञान को कृषि विज्ञान कहा जाता है। घास विज्ञान के अंदर घास का अध्ययन होता है, शरीर रचना विज्ञान के अंदर शरीर की संरचना का अध्ययन होता है और कोशिका अध्ययन
जो कोशिका विज्ञान है उसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान के अंदर खेती फसलों या पशुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 149, अपघटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिक विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिक विकास कहलाती है। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो पवन ऊर्जा। कौन सा है? पवन ऊर्जा। जो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है जीवाश्म ईंधन है, जल विद्युत ऊर्जा है, बायोमास, पवन ऊर्जा, उष्मीय शक्ति ऊर्जा। प्रश्न नंबर 151, प्रश्न नंबर 151 है कि क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के सही मिश्रण से वापस मिट्टी को है वो उपजाऊ बनाया जा सकता है। साथियों, मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम और आयरन, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा पर ही मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 152, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया है? तो वो पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोलोजम शब्द दिया था, जिसका उपयोग जीवित कोशिका के लिए किया जाता है। ल्यूवेन हॉक ने सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी की भी खोज की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। प्रश्न नंबर 153, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो प्रसरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 154 पर बढ़ते हैं कि पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से। जैसे अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है, अधिवक्र ग्रंथियों से एपिनेफ्राइन निकलता है। तो और गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र में कौन सा हार्मोन निकलता है महिला के? तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 155 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो जीवित जीव है वो जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका एक अजैविक घटक नहीं है। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? वे घटक जिनमें जीवन होता है, जैविक घटक में बदलाव होता है, वे श्वास ले सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी प्राणी। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 156 पर। इनमें से कौन सा रोग है? मुख्यतः एडिज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने के कारण वायरस होता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? जिका बुखार हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? जिका बुखार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 157, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी अगर शरीर में आ गई तो शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 158, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो स्वाद है वो जीभ से ही तो होता है, जीभ से ही स्वाद का पता चलता है। प्रश्न नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वास लेता है? तो मेंढक है वो अपनी त्वचा से श्वास लेता है। मछली है वो गलफड़ों के द्वारा श्वास लेती है। प्रश्न नंबर 160 है कि विटिकल्चर किसे कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। सब्जियों और फलों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। मछली प्रजनन को पिस्सीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है और अंगूर की खेती के अध्ययन को विटिकल्चर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 161, ऊन उद्योग में
छंटाईकर्ता कभी कभी क्या है जो नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण सोटर डिजीज नामक घात रोग हो जाता है। वो एंथ्रेक्स की कमी से हो जाता है। क्या हो जाता है? सोटर डिजीज नामक एक घातक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 162, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है एपिडर्मिस का। किसका? एपिडर्मिस का। लेरिक्स एक स्वर तंत्र है। लेरिक्स क्या है? लेरिक्स एक स्वर तंत्र है। प्रश्न नंबर 163, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो हैजा है वो जल से होने वाली बीमारी है। जल जनित रोग कौन से होते हैं? हैजा, पेचिस, पोलियो, ट्रोकोमा हो सकते हैं। ट्रोकोमा से दृष्टि हानि या अंधपन, जो अंधापन होता है वो हो सकता है, लेकिन हर कोई दूषित या प्रदूषित पानी का सामना भी करता है। प्रश्न नंबर 164, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। सी का एस्कोर्बिक अम्ल है। डी का कैल्सीफेरोल है और B2 का राइबोफ्लोविन है। प्रश्न नंबर 165 पर बढ़ते हैं। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन होता है। वातावरण में CO2 मुख्य रूप से कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल ईंधन व अन्य अजैविक पदार्थों को जलाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? तो वो कौन होता है? वो होता है एजेटोबैक्टर। वो कौन होता है? एजेटोबैक्टर होता है। एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ये जीवाणु जैव पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं और फसलों की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 167 है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और प्रश्न नंबर 168, वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। प्रश्न नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो जीवाणु बैक्टीरिया है वो कोशिकीय जीव नहीं है। कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? पादप, शैवाल, प्रोटोजोन्स, ये सभी क्या है? कोशिकीय जीव होते हैं। प्रश्न नंबर 170 है कि ट्राइग्लिसराइड जो एक प्रकार के क्या होते हैं? वसा होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के वसा होते हैं। प्रश्न नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? तो कछुआ है वो बिल में नहीं रहता है। बिल में कौन कौन से रहते हैं? जैसे खरगोश हो गया, नेवला, सांप, लोमड़ी, छछूंदर, उदबिलाव, केकड़ा, मिरकिट, ये सभी कहाँ पर रहते हैं? तो बिल में रहते हैं। प्रश्न नंबर 172 पर बढ़ते हैं। विकासवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1809 से 1882 तक रहते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। रेडियोधर्मिता का भी सिद्धांत दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सबसे पहले आनुवंशिकी के नियमों की खोज भी की थी जॉन मेंडल के द्वारा। प्रश्न नंबर 173, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त है वो कितनी बार गुजरता है? तो एक बार मछली के हृदय से रक्त गुजरता है। प्रश्न नंबर 174 पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। पौधों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जीव जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान और तकनीकी से संबंधित के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 175, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में नहीं जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस होती है, ऑक्साइड या मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो होती है, और ओजोन। ये सभी कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें। प्रश्न नंबर 176। प्रश्न नंबर 176 है कि किसका वंश नाम है कुकुरबिट्टा है। कुकुरबिट्टा तो कद्दू का वंश नाम है। जो कद्दू होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुकुरबिट्टा। क्या है? कुकुरबिट्टा है। प्रश्न नंबर 177। प्रश्न नंबर 177 है कि एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है, तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा उत्सर्जन। वो कौन सा हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। किसी जीव के शरीर में विषाक्त अपशिष्ट के बाहर की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और वृक्क है वो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है। प्रश्न नंबर 178 178। व्योवर्धता में मानव खालिस्तान की समझन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो आँख के कारण है वो व्योवर्धता में मानव आँख की समझन शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, और अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है, और नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। प्रश्न नंबर 179। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण बनाता है? तो कौन बनाता है? और कौन बनाता है? भ्रूण बनाता है। कौन बनाता है? भ्रूण बनाता है। प्रश्न नंबर 180 पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? वो खुद मानव ही है। भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता जो मानव खुद है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 181 के ऊपर। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण नाम क्या है? तो HIV का पूर्ण नाम क्या है? तो HIV को कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। और HIV के एड्स के तब्दील होने की 3 स्टेज लगती है। HIV का अर्थ होता है मानव प्रतिरक्षा वायरस होता है। HIV के लक्षण क्या है? बुखार, ठंड लगना, त्वचा के लाल चकत्ते, सिर दर्द, गला खराब होना। प्रश्न नंबर 182 पर बढ़ते हैं। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया जाता है? 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 183। पाओक्री स्टेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो मोर के रूप में जाना जाता है। जैसे कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम है। मोर को कहा जाता है पाओक्रिस स्टेटस, और कबूतर को कहा जाता है कोलबिंडी, और कुत्ते को कहा जाता है कैनिस, और वनमानुष है उसे कहा जाता है ओरंग उटान। प्रश्न नंबर 184। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप होता है? तो वो कौन सा होता है? प्लास्टिक होता है। वो कौन सा होता है? तो प्लास्टिक होता है। प्रश्न नंबर 185। स्क्रब टाइफिस रोग एक प्रकार के क्या है? एक प्रकार के जीवाणु रोग है स्क्रब टाइफिस पशुओं के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलने वाली बीमारी है जो पिस्सू के खून चूसने से होती है। इससे रिकेट्सिया नाम का एक विषाणु इंसान के शरीर में प्रवेश करता है जो खून की प्लेटलेट्स को तेजी से कम कर देता है। प्रश्न नंबर 186। अधिवक्र ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो वृक्क के अंदर यह ग्रंथियां है वो स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के गुर्दे में जो गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना, और अधिवक्र ग्रंथियां जैसे
सुप्रोरेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है, सुप्रोरेनल ग्रंथियां भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 187, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ये सारे विटामिन का वीडियो है वो मैंने डाल रखा है, आपको वीडियो के अंदर याद भी हो जाएगा, सिर्फ एक बार देखना है, फिर आप यह विटामिन से रिलेटेड कभी नहीं भूलने वाले हो। तो एक बार साथियों, एक बार हमारे YouTube पर जाकर ये वीडियो ज़रूर देखें विटामिन वाला। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको चीज़ें हैं वो वीडियो के अंदर ही याद हो जाएगी, वापस पढ़ने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और ई से हो जाएगा जनन शक्ति का कम होना। और प्रश्न नंबर 188 पर बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ किस प्रकार के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ किस प्रकार के रोग कारक होते हैं? तो मलेरिया होते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो पायरिया कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। प्रश्न नंबर 189, अपस्मार या मिर्गी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी में शरीर का मस्तिष्क है, मस्तिष्क प्रभावी होता है। क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावी होता है। तो मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। प्रश्न नंबर 190, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर का, जिसे एपीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर। मत्स्य पालन को कहा जाता है पिस्सीकल्चर। प्रश्न नंबर 191, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 6 है और नियोन का परमाणु क्रमांक है वो 10 है। प्रश्न नंबर 192 पर बढ़ते हैं। यदि अन परमाणु ऊर्जा का स्तर सूचकांक है तो अम कक्ष के लिए अन है वो 3 के बराबर हो जाएगा। अन है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 3 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 193, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम है। पोटेशियम को के लिखा जाता है, सोडियम को Na, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al, जिंक को Zn, आयरन को Fe, सिल्वर को Ag लिखा जाता है और सोने को लिखा जाता है Au। क्या लिखा जाता है? सोने को Au लिखा जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 194 के ऊपर। निम्न में से कौन सी अधातु बहुप्रमाणिक है? तो बहुप्रमाणिक कौन सी धातु है? तो वो अधातु कौन सी है? सल्फर है। वो कौन सी है? सल्फर है। सल्फर है। और हीलियम क्या है? हीलियम एक प्रमाणिक है। ऑक्सीजन क्या है? द्विप्रमाणिक है। 4 प्रमाणिक कौन है? फास्फोरस। कौन सी है? फास्फोरस है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 195 के ऊपर। 95 क्या कह रहा है? 95 है कि बीटा कण के द्विव आवेशित आयरन होते हैं। कौन से होते हैं? हीलियम होते हैं। कौन से होते हैं? हीलियम होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3 होता है, जिसमें सबसे विशेष रूप में चूना पत्थर, अंडे के छिलके और घोंघे के गोले मोती का मुख्य घटक होते हैं और इसके दूसरे नाम चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, सीप आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 197 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। बेंजोइक एसिड अचार, मुरब्बे, शरबत, फल फूलों के रस आदि परिरक्षित आहार को सड़ने, किण्वन और खराब होने से बचाने के प्रयोग में होता है। इसके साथ थोड़ी मात्रा में सोडियम बेंजोएट भी डाला जाता है। सोडियम मेटाबिसल्फेट खाद्य परिरक्षण और कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 198, पानी में क्लोरीन की घोलियां या इसमें क्या मिलाकर इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर,
मिलाकर इसका क्लोरीनीकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 199। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl। कौन सा है? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है और इसे ही म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। यह अकार्बनिक यौगिक है। यह क्या है? अकार्बनिक यौगिक है और HCl का हिमांक ताप है वो -114 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 200 पर बढ़ते हैं। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन जब अम्ल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन H+ देता है, जबकि इस क्षारक में जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो और भी बढ़ते हैं आगे। इससे पहले आप चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 201 पर। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है Ca(NO3) ब्रैकेट बंद 2 के साथ में अकार्बनिक यौगिक है और नॉर्वेजियन वह उत्तरी जर्मन भाषा है जो नॉर्वे में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 202। प्रश्न नंबर 202 है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? उसकी यह स्वाभाविक प्रकृति कहलाती है, प्रवृत्ति कहलाती है, जड़त्व की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 203 पर। सितंबर 2021 में कोल इंडिया लिमिटेड ने डंपरों में डीजल के उपयोग को किस में बदलने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की थी? वह थी कौन सी थी? LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने डंपरों में डीजल के उपयोग को हटाकर LNG का प्रयोग अब करने वाले हैं कोल इंडिया वाले। और जो LNG को लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहा जाता है। ये नेचुरल गैस होती है। ये विशेष तौर पर उन देशों को निर्यात की जाती है जिन देशों में पाइपलाइन बिछाने की व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री तक ठंडा करके द्रव्य अवस्था में किया जाता है। प्रश्न नंबर 204 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा खनिज है? तो लोहा खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज है। लोहा खनिज उन खनिजों को कहा जाता है जिनमें लोहा होता है, जैसे लोएसक, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज। एलो खनिज उन खनिज को कहा जाता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा, बॉक्साइट, टिन। प्रश्न नंबर 205। 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिरोध कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। प्रश्न नंबर 206 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 206 है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन है वो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। प्रश्न नंबर 207। निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो यह तो सिर्फ एक ही नियम बोल सकता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन बोल सकता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्रश्न नंबर 208। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? या गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो हीलियम गैस है वो गुब्बारों के अंदर भरी होती है और हवाई जहाज के पहियों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 209 पर।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? महासागरीय की गतिविधि को परावर्तन एवं संदर्भित नहीं करता है। परावर्तन महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। तरंग किसे कहा जाता है? जब ऊर्जा का संचरण, दोहन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में किया जाता है तो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, इसे ही तरंग कहा जाता है। ज्वार भाटा चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल है वो ऊर्जा की इकाई को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 211, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? चांद है वो परावर्तित अपने प्रकाश के कारण दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 212, प्रश्न नंबर 212 पर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक के किस अक्षर में निरूपित किया जाता है? लेंस की जो क्षमता होती है, जो उसका एसआई मात्रक होता है, उसको डिनोट किया जाता है डी से। किससे किया जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है और डायोप्टर को सबसे पहले लिखने के लिए डी तो लिखना पड़ेगा। वहीं उसका क्या हो गया? वहीं उसका एक है वो अक्षर हो गया। क्या हो गया? किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो डी अक्षर के द्वारा उसे निरूपित किया जाता है। प्रश्न नंबर 213, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। थॉमस सेवरी ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था और फ्रैंक सुमन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन सा है वो ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय ध्वनि तरंगों के मुख्य गुण होते हैं यह क्या होते हैं? प्रगामी होते हैं, यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य होते हैं। इनमें विद्युत चुंबकीय का गुण नहीं होता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि आपके छोटे भाई का चैनल है। तो इसी बातों के साथ में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में कल, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।